नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुंडली का शत्रु भाव, जिसे रोग रिपु शत्रु भाव भी कहते हैं। और वैसे हमने पहले भी रिकॉर्डिंग शत्रु भाव पर की, लेकिन ये जो अर्थ हमने रखा है ये बृहद पराशर होरा शास्त्रा का सीधा हिंदी अर्थ हमने आप लोगों के सामने रखा है। तो क्या क्या कहते हैं ये सूत्र, आइए समझते हैं। जब भी हम छठे भाव पर चर्चा करते हैं तो छठा भाव बिल्कुल, यदि उसको ऋणात्मक पहलू के रूप में देखा जाए तो त्रिग्भाव माना जा सकता है, 6, 8, 12। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा धनात्मक पहलू यानी पॉजिटिव साइड भी है, जो हमें हर जगह जीत दिलाने की ताकत रखता है। यानी जो कंपटीशन ओवरकम हाउस है वो 6th हाउस कहा जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि छठे भाव के स्वामी जो हैं वो केवल पूरी तरह से सौम्य हो जाएंगे तो भी बात नहीं बनेगी, और अगर बहुत ही ज्यादा क्रूर हो जाएंगे तो भी व्यक्ति हमेशा कंपटीशन ओवरकम में ही अपना जीवन लगाता रहेगा। तो एक समन्वय सा हो, यानी छठे भाव का जो लॉर्डशिप है वो मंगल के हाथ में हो, या मंगल वहां बैठे हुए हो, या ऐसा कोई भी जो पराक्रमी है, क्रूर ग्रह है। क्योंकि सामने वाले से हमें लिटिगेशन हैंडल करने के लिए कई दफा पराक्रम दिखाना पड़ता है। लेकिन यदि केवल हम पराक्रम का ही दिखावा करते रहेंगे तो हमारे जीवन का जो शांति है वो भंग हो जाता है। तो उसमें एक बैलेंस होना चाहिए, यानी पराक्रम और साथ साथ सौम्य ग्रह, जैसे बृहस्पति यदि दृष्टिपात कर दें छठे भाव को तो फिर वो बहुत बढ़िया समन्वय हो जाता है कि व्यक्ति उस पराक्रम का दुरुपयोग नहीं करेगा। तो हालांकि अपना अपना विचार होता है। कई लोग कहते हैं कि भाई केवल सौम्य ग्रह विक्ट्री बहुत बढ़िया दिलाते हैं, कई कहते हैं नहीं, क्रूर ग्रह बहुत बढ़िया विक्ट्री दिलाते हैं। तो क्रूर ग्रह के साथ जो मैंने ये कमी नोट की वो ये है कि जब सामने वाला व्यक्ति हर चीज को जीतना चाहता है अपने बल पराक्रम से, उसके अंदर एक छुपा हुआ अहंकार जागृत हो जाता है। इसीलिए वहां पर बुध जैसा ग्रह, बृहस्पति जैसा ग्रह, शुक्र जैसे ग्रह का कंट्रोल होना भी या दृष्टिपात होना आवश्यक हो जाता है। जैसे आप जानते हैं, जब भी 12वें भाव में एग्जॉल्टेड वीनस बैठता है तो व्यक्ति चाहे कितना ही ज्यादा दुष्कर पराक्रम भी करता है फिर भी अपने शत्रुओं को मिलाकर रखने की ताकत रखता है, क्योंकि शुक्र 12वें भाव में बैठकर छठे भाव में दृष्टिपात कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो इसी प्रकार अगर शुक्र यहां से हट जाए, माने जो भी मैंने उदाहरण दिया, शुक्र 12वें भाव से हट जाए तो फिर व्यक्ति उस पराक्रम को अपना अहंकार मानने लग जाता है। और ये हमारा रोग भी है, हमारे सभी प्रकार के शत्रु। ठीक हो गया। इसमें हम किसी जीव से होने वाली पीड़ा, किसी जानवर से होने वाली पीड़ा को भी शामिल कर सकते हैं। तो आइए कौन कौन से सूत्र हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो पहला सूत्र जो यहां लिखा है, शत्रु भाव का स्वामी लग्न में हो या रंध में हो, माने छठे भाव का स्वामी लग्न में चला जाए या अष्टम भाव में चला जाए तो शरीर पर कोई व्रण या चोट के निशान होंगे, यानी कोई ना कोई फोड़ी, फुंसी, इस प्रकार का कोई ना कोई निशान बनेगा। राशि अरिभाव बनकर संबंधित अंग के ज्ञान की ओर भी अध्ययन किया जा सकता है। यानी यदि हम ये जानना चाहते हैं भाई किस पर्टिकुलर अंग को विशेष रूप से हाईलाइट किया जाए उस फोड़ी, फुंसी या निशान के लिए, तो छठे भाव में क्या राशि पड़ रही है वो भी एक इंडिकेशन अपने को मिल सकता है। जैसे मान लीजिए छठे भाव में मेष राशि ही पड़ रही है, जो ज़ोडिएक का प्रथम भाव हमारा कपाल, हमारा सर माना जाता है, और फिर उसका स्वामी होकर वो लग्न में चला जाता है। तो ऐसे केस में उसका जो फोरहेड है
उसमें कोई चोट के निशान की संभावना ज्यादा बनती है। इसी प्रकार से यदि छठे भाव में कर्क राशि पड़ जाती है तो कर्क राशि में हम छाती वाले निशान पर कोई ऐसा धब्बा, कोई ऐसा निशान, कोई ऐसा कट की संभावना ज्यादा मानेंगे। ठीक हो गया। तो संबंधित राशि को भी हमें देखना है कि जो भौचक्र ज़ोडिएक में अलग अलग अंगों को रिप्रेजेंट कर रही है। और आप जानते हैं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक कौन कौन से अंगों को मुख्यतः रिप्रेजेंट करता है। फिर आगे चलते हैं, रिश्तेदार प्रभावित, हमसे जुड़े हुए अलग अलग रिश्तेदार हैं, माता पिता हैं, कौन प्रभावित हो सकता है धनात्मक या ऋणात्मक रूप से छठे भाव को लेकर। तो यहां किसी रिश्तेदार का कारक ग्रह या ऐसे भाव का स्वामी, कारक ग्रह जैसे पिता के लिए हम देखते हैं सूर्य को, माता के लिए देखते हैं चंद्रमा को, या संबंधित भाव पिता के लिए देखते हैं नवम भाव को, माता के लिए देखते हैं चतुर्थ भाव को। तो यदि इन भावों का या इन कारकों का छठे भाव के साथ ऋणात्मक संबंध आएगा तो फिर वो कोई ना कोई व्याधि हमारे नात रिश्तेदार, हमारे परिवार के लोगों को दे सकता है। ऐसा हम यहां से चिन्हित करते हैं। माने हमें एक क्ल्यू मिलता है, उसके बाद वो क्ल्यू जो है वो फाइनली पक्का होगा या नहीं होगा वो पता लगेगा बार बार यदि उस क्ल्यू की पुनरावृत्ति होने लग जाए, यानी वो इंडिकेशन हमें और भी कई अलग अलग माध्यम से पता लगने लग जाए। चंद्र कुंडली से देखने पर भी हमें कुछ ऐसा इंडिकेशन आया, नवमांश देखने पर भी कुछ ऐसा इंडिकेशन आया, तो फिर हम वो पुष्टि होने लग जाती है एक प्रकार से। अरि के स्वामी के साथ जुड़ना, अरि के स्वामी के साथ यानी छठे भाव के स्वामी के साथ कारक ग्रह या जो संबंधित भाव है हमारे नात रिश्तेदारों के, उनके साथ जुड़ना। हालांकि इसमें छूट भी मिल जाती है, जैसे छठा भाव हमारे मौसी का होता है, मामा पक्ष का होता है, तो अगर वो तो छठा भाव स्वयं ही स्वराशि हो जाता है तो उसको फिर बुरा नहीं मानना है, क्योंकि वो स्वराशि होकर यदि छठे भाव में बैठा है तो उसका अपना ही घर है वो। ठीक हो गया। या अरि या रंध भाव में होना, ठीक हो गया। तो कह रहे हैं कि ऐसे ग्रहों का माने कारक ग्रहों का या संबंधित भावों का अरि भाव में होना या अरि या रंध भाव के स्वामी के साथ भी युति उनकी होती है तो वो ऋणात्मक माना जाएगा। ऐसे रिश्तेदार जैसे नवम भाव और सूर्य पिता को अल्सर चोट का संकेत देते हैं। जैसे मान लीजिए छठे भाव में सूर्य ऋणात्मक होकर बैठे हुए हैं, तो सूर्य यदि छठे भाव में जाते हैं तो पिता को चोट की संभावना, अल्सर दे सकते हैं। और जैसे हमने बताया भी छठे भाव में कौन सा राशि पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं अंग को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक हो गया। और ओवर रूल का भी ध्यान रखना है। लेकिन जैसे अब छठे भाव में स्वयं सूर्य अपनी ही राशि में चला जाता है तो फिर उसको ऋणात्मक नहीं मानना है। ठीक हो गया। फिर तो यह मानना है कि भाई वो जो जीत दिलाने वाला पक्ष है, सूर्य पक्ष, पिता पक्ष, वो स्वराशि है, तो पिता का दबदबा होगा। कंपटीशन ओवरकम करने में पिता के जरिए हमें जीत मिलने की प्रबल संभावना बन जाती है। तो यह जरूर समझना है कि निर्बल होकर कोई ग्रह संबंध बना रहा है छठे भाव से या रंध भाव यानी अष्टम भाव से। सूर्य ऐसे आधिपत्य और ऐसे भाव में होने पर सर पर, माने अगर हम उससे अंगों का भी अंदाजा लगाएं कि भाई जैसे सूर्य के साथ किस अंग को जोड़कर देख सकते हैं, तो वो सिर, चंद्रमा के साथ चेहरा, गर्दन के साथ मंगल, माने नात रिश्तेदारों के साथ साथ हम ये भी इंडिकेशन लगा सकते हैं कि वो कौन से अंग विशेष पर ज्यादा जोर दे रहा है। अगर मंगल ऋणात्मक रूप से आता है तो फिर वो गर्दन, नाभि, बुध, गुरु ऋणात्मक रूप से आता है तो नाक, शुक्र यदि ऋणात्मक रूप से आता है छठे भाव में तो फिर वो, याद रखना है, आंखों की जो ज्योति है वो सूर्य का विषय।
लेकिन आंखों की जो सुंदरता है वो शुक्र का विषय, ठीक है। पैरों का शनि और रहस्यमय समस्याएं, कुछ ऐसी समस्याएं जो दिखता नहीं है, वो राहु केतु का विषय, शैडो प्लैनेट है ये। कुछ मनोरोग है या कुछ पेट में कुछ ऐसी तकलीफ रहती है, कोई ऐसा ट्यूमर, ऐसी चीजें जो डायग्नोस करने पर, कठिन डायग्नोस करने पर ही पता लगती हैं, वो राहु केतु प्रभाव दर्शाता है कि छठे भाव में ऋणात्मक होकर ये ग्रह बैठे हैं, छठे भाव से संबंध बना रहे हैं। जब लग्न पर सूर्य के साथ अरि और रंध भाव के स्वामी हो, ध्यान देना है, लग्न पर सूर्य बैठे हैं, सूर्य अच्छे माने जाते हैं, लेकिन यदि अरि भाव यानी छठे भाव का स्वामी, रंध भाव यानी आठवें भाव का स्वामी हो, तो जातक बुखार और ट्यूमर से पीड़ित होगा। तो 6 और 8 का स्वामी होकर यदि लग्न में वो सूर्य को प्रभावित करते हैं तो उसको बुखार और ट्यूमर की समस्याएं हो सकती है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, कुछ लग्नों में अगर वहां वो राजयोग जैसा निर्माण हो जाए, जैसे मान लीजिए मेष लग्न है, अब मेष लग्न में यदि लग्न में सूर्य चला जाता है तो वो तो उच्च का सूर्य हो गया, और आठवें भाव का स्वामी ही लग्नेश है, यानी जो रंध भाव माना जा रहा है, जो बुरा भाव मृत्यु भाव माना जा रहा है, वही लग्नेश भी है। तो वहां लग्न में सूर्य और मंगल का मिलन, और अब साथ में यदि छठे भाव का स्वामी बुध भी आ जाता है, उसको ऋणात्मक नहीं मानना है, ठीक हो गया। क्योंकि बुध जो है वो अकेला जाने पर अपना बल ज्यादा दिखाता है, और खास करके आप जानते हैं सूर्य बुध का जब संबंध होता है तो वो बुध आदित्य योग माना जाता है। क्लियर हो गया। तो ये जरूर विचार करना है कि वो उसका डेजिग्नेशन जो उसको छठे भाव का या आठवें भाव का मिला है, वो कहीं ऐसा तो नहीं लग्न में जाकर वो कोई राजयोग, बड़ा राजयोग उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। सूर्य की जगह लेने वाला मंगल, माने अगर सूर्य की बजाय लग्न में मंगल विराजमान हो जाते हैं और साथ में उसके छठे भाव और आठवें भाव के स्वामी आ जाते हैं, तो फिर रक्त वाहिकाओं में सूजन, यानी जो आर्टरीज और वेन्स हैं उनमें कुछ ऐसा दिक्कत, स्वेलिंग हो सकती है, कठोरता और घावों और हथियारों के प्रहार का कारण बनेगा, ठीक हो गया। घाव लगना, कोई प्रहार यानी कहीं चोट इस प्रकार की लगना, वो मंगल के कारण बनता है। अब बुध यदि लग्न में हो, साथ में छठे और आठवें भाव का स्वामी भी बनता है, तो वो बुध को हम मिश्रित अलग अलग प्रकार की चीजों में वो इन्वॉल्व कर देता है, तो वो बीमार, लगातार बीमार रहना, इस प्रकार की चीजें। वही गुरु किसी भी बीमारी को नष्ट कर देता है, ये चीज हमने पहले भी पढ़ी थी। लग्न में बृहस्पति का प्रभाव कई दोषों को अकेला नष्ट कर देता है, तो बृहस्पति यदि आ जाते हैं तो फिर उसके ऋणात्मक पहलू नष्ट हो जाएंगे। कुंडली में शुभता की जब बात आती है तो सबसे ज्यादा शुभ ग्रह बृहस्पति ही माना जाता है सभी लग्नों में, ध्यान रखना है। वैसे हम लग्नेश को, पंचमेश को, नवमेश को वरीयता देते हैं, लेकिन आप किसी भी लग्न के लिए यदि पंचम भाव को बहुत कमजोर आंक रहे हैं और आप ये भविष्यवाणी करने के, ऐसा लग रहा था कि आपको कि संतान उत्पत्ति की संभावना लगभग ना के बराबर है, फिर भी यदि बली होकर बृहस्पति महाराज चाहे वो ऋणात्मक यानी वो फंक्शनल मेलेफिक होकर भी वो पंचम भाव को देख लेते हैं, तो चाहे देर से संतान का योग बनता है लेकिन संतान सुख उनको मिलता है, ठीक हो गया। इसी प्रकार शुक्र, स्त्रियों से संबंधित रोग, यानी शुक्र यदि लग्न में है, साथ में छठे और आठवें भाव का स्वामी भी है, तो फिर वो कोई ऐसे लैंगिक रोगों में इन्वॉल्व कर देता है। शनि वात रोग, वायु रोग, यानी जैसे घुटनों का दर्द, गठिया, बाय, इस प्रकार के रोग में व्यक्ति चला जाता है। राहु में व्यक्ति कुछ ऐसे व्यक्तियों से ग्रसित हो जाता है जो बहुत ज्यादा डिप्लोमैट हैं,
झूठ का ऋणात्मक पहलू देखिए कि जिसको हम झूठ बोलते हैं कई जगह, यदि वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इस्तेमाल किया जा रहा है अपने देश के भले के लिए, तो राहु का ये छल बल अच्छा माना जा सकता है ये अपने देश की रक्षा के लिए। तो राहु की हमें आवश्यकता है, लेकिन यदि वो ऋणात्मक होकर प्रहार करेगा तो आप उल्टा ठगे जाएंगे ऐसे व्यक्तियों से। ठीक हो गया। तो अगर राहु लग्न में इस प्रकार से बैठता है तो फिर हमें कुछ ऐसे व्यक्तियों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ सकता है जिनकी प्रवृत्ति ठीक नहीं है। केतु गुप्त विषयों से रोग उत्पन्न करता है। ठीक हो गया। उनको समझना थोड़ा कठिन होता है कि क्यों ये ऐसा करता है। आदि और रंध भाव के स्वामियों के साथ युति में चंद्र यदि जाता है तो जल और कफ संबंधी रोगों से खतरा उत्पन्न हो जाता है। ठीक हो गया। और चंद्रमा वैसे भी आप जानते हैं, चंद्रमा किसी भी चार्ट में यदि पीड़ित होगा तो वो जो एक नेचुरल हमारा वे है, प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नो वशांत, यानी जो प्रसन्नता हमारी है, उस प्रसन्नता के लिए व्यक्ति को फिर किसी और पर निर्भर रहना पड़ेगा। वो अपने आप से ही खिलखिलाकर हंसने लग जाए ऐसा कठिन ही प्रतीत होता है। ठीक हो गया। तो चंद्रमा जो है कभी भी किसी भी चार्ट में यदि पीड़ित अवस्था में है तो ऐसे व्यक्तियों को किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए। ठीक है। यदि शनि राहु के साथ हो और अरि स्वामी, ठीक हो गया, अरि स्वामी यानी छठे भाव का स्वामी तथा छठा भाव, ध्यान से समझना है दोनों बातें, शनि राहु के साथ हो और अरि स्वामी तथा माने छठे भाव का स्वामी और छठा भाव दोनों पाप ग्रहों से युति में हो। ये एक टिपिकल कॉम्बिनेशन है, माने कोई जनरल कॉम्बिनेशन नहीं, आसानी से नहीं मिलेगा आपको। अगर ऐसा हो जाता है तो जातक जीवन भर बीमारी से पीड़ित रहेगा। ठीक हो गया। तो इस चीज को, लेकिन ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा कि शनि राहु एक साथ हो, छठे भाव का स्वामी पाप ग्रह यानी उसके मित्र नहीं है, उस पर्टिकुलर लग्न के लिए वो फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट है, और छठे भाव में भी पाप ग्रह हैं, तो फिर जातक को हेल्थ इशू ताउम्र रहेगा। आगे बढ़ते हैं कि कुछ ऐसा भाई दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष निकाला जाए या उसमें सतर्क रहा जाए यदि चंद्र का अरि स्वामी के साथ युति हो, यानी छठे भाव के स्वामी के साथ युति हो, जबकि आठवां स्वामी अरि में हो। ठीक हो गया। यानी आठवें भाव का स्वामी अरि भाव में चला जाए। हालांकि हम इसको एक विक्ट्री रूप में तो देखते हैं, अच्छा माने जो विपरीत राजयोग की संख्या है उस हिसाब से तो अच्छा है, लेकिन ये अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ आता है तो कुछ बातों के लिए ऋणात्मक होगा ये। और 12वें भाव का स्वामी लग्न में हो, ये सारी बातें यदि पूरी होती हैं तो जातक को 8 वर्ष की आयु में जानवरों से परेशानी होगी। भाई ऐसा हो सकता है कि 8 वर्ष की आयु में उसको अपने घर के ही पशुओं का कोई ऐसा दंश, कोई ऐसा उनकी चोट उसको सहनी पड़े। यदि राहु अरि भाव में है, माने छठे भाव में राहु है, जबकि शनि उस राहु से रंध में, यानी उस पर्टिकुलर राहु से जब आप एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे, यानी अगर जैसे यहां देखते हैं राहु महाराज यहां बैठे हैं, यहां से फिर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से रंध में, यानी यहां से अष्टम में शनि है, तब बच्चे को 1 और 2 साल की उम्र में आग से खतरा होगा। वैसे इन जनरल भी ये कॉम्बिनेशन, जैसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बार बार शॉर्ट हो जाना, शॉर्ट सर्किट का खतरा, जल जाना, ये तब होगा जब छठे भाव में राहु महाराज है और राहु से आप आगे गिनेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो राहु से 8वें माने लग्न में
शनि महाराज यदि पीड़ित अवस्था में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को अग्नि भय होता है, और खास करके शुरुआत का पहला साल और दूसरा साल सतर्क, नहीं तो उसको जैसे प्रेस से जले का निशान लग गया, ऐसी चीजें बनती है। और वो हम दूसरे प्रकार से भी समझते हैं कि यदि जब लग्न में कोई मैलेफिक प्लैनेट जाते हैं, खास करके जैसे मेष राशि में शनि है, मेष राशि में राहु है, तो भी मानते हैं ये हमारा फेस वाले हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां चोट लगने का डर है, अग्नि भय है, कटे का निशान आ सकता है, ठीक हो गया, तो वो समझना है। अगला सूत्र क्या कहता है? शत्रुओं से हानि। यदि लाभ और षष्टमेश यानी लाभेश और षष्टमेश अपनी राशि बदल लें, हाउस एक्सचेंज, यानी छठे भाव का स्वामी 11वें भाव में, 11वें भाव का स्वामी छठे भाव में। हालांकि ये एडवोकेट की दृष्टि से, लॉयर्स की दृष्टि से अच्छा माना जाता है। यहां से व्यक्ति अर्न भी करता है, कमाई भी करता है, लिटिगेशन से कमाई करना। लेकिन ये कुछ इसके ऋणात्मक पहलू भी है। अगर ऐसी अदला बदली होती तो खासकर जीवन के 31वें वर्ष में उसको कोई फाइनेंशियल क्राइसिस, धन हानि के योग बनेंगे, ठीक हो गया। यदि सर्वष्टक वर्ग में छठा भाव बहुत बली है तो काफी हद तक संभावना है वो बच जाएगा। आप जानते हैं छठे भाव से हम ये भी देखते हैं कि जो पैसा हम डेबिट क्रेडिट में लगाते हैं कहीं या ट्रेडिंग में लगाते हैं, वापस आता है कि नहीं आता है। पांचवा भाव स्पेकुलेशन है, लेकिन स्पेकुलेशन के बाद स्पेकुलेशन फियर कौन पैदा करता है? पांचवा भाव, आम भाषा में जिसको सट्टा कह देते हैं। लेकिन उस सट्टे की रिकवरी छठे भाव के हाथ में। छठा भाव जिसको डेबिट क्रेडिट, छठा भाव बहुत बली तो ऐसे व्यक्ति के पास बहुत क्रेडिट कार्ड होते हैं। ऐसा व्यक्ति पैसा लेगा उधार पर तो पैसा चुका भी देगा समय पर। लेकिन यदि छठे भाव का स्वामी अगर पीड़ित अवस्था में होता है तो उसको डेबिट क्रेडिट से दिक्कत होती है। और वैसे 6 और 11 का एक्सचेंज इतना बुरा नहीं माना जाता, लेकिन यदि हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं बृहद पराशर और शास्त्रा का ये सूत्र, तो उसके 31वें वर्ष में उसको बहुत सतर्क रहना चाहिए, ठीक है। शत्रु पुत्र, यानी पुत्र जो है वो कई दफा शत्रुवत होकर व्यवहार करे पिता के साथ, तो वो क्या कॉम्बिनेशन देखा गया है? यदि पुत्र भाव स्वामी अरि में हो, यानी पांचवे का स्वामी छठे में है, लेकिन केवल इस सूत्र से नहीं चलना है। केवल पांचवे का स्वामी ये छठे में जाता है तो एक दृष्टि से कुछ विषयों के लिए अच्छा भी है वो, क्योंकि देखिए जब संतान की दृष्टि से देखेंगे तो ये उसका कुटुंब धन भाव है। तो लग्न से यानी इसको फर्स्ट हाउस मान ले संतान का, तो ये अपने से सेकंड होके बैठा है, तो उसके प्राप्ति, जो उसको धन प्राप्त होगा उसमें वृद्धि करेगा। तो ये अकेला कॉम्बिनेशन ये मिल जाता तो हमें घबराना नहीं। आगे फिर क्या कहा गया है? और अरि भाव स्वामी, यानी पांचवे का स्वामी छठे में बैठ गया, छठे भाव का स्वामी बृहस्पति के साथ आ गया। बृहस्पति शुभ ग्रह है, तो यदि वो कुछ मैलेफिक हाउस लॉर्ड के साथ इन्वॉल्व हो जाता है तो उसकी शुभता में फिर कमी आ जाती है। गुरु के साथ हो, साथ ही व्यय स्वामी लग्न में हो, तो अपने ही पुत्र उसके शत्रुवत व्यवहार करने लग जाते हैं, ठीक हो गया। तो ये सारी कंडीशन जब पूरी होंगी तभी हम कह सकते हैं कि जातक के जो माने ये जो कुंडली देखी जा रही है वो किसी जातक के लिए देखी जा रही है, उसके अपने पुत्र उसको कितना स्नेह करेंगे उस दृष्टि से, ठीक हो गया। फिर हम इस प्रकार से पहले भी जानवरों के भय या कुत्तों के डर की यदि बात करें, यदि लग्नेश और षष्ठेश एक दूसरे में हो तो 10वें और 19वें वर्ष में कुत्तों का विशेष भय रहता है। इन सूत्रों को बार बार अध्ययन करने से जो कई ऐसी कमियां हम शुरू से देख रहे हैं, वो कमियां फिर यानी फिलिंग द ब्लैंक्स, जो अभी हमें लगता है यार कि हमने खांचा तो तैयार कर लिया है, हम काफी हद तक अब नजदीक पहुंचने लगे हैं, लेकिन क्यों हम अभी भी कुछ रिक्त स्थान रह जाते हैं,
वो रिक्त स्थान तभी भरेंगे जब हम ग्रंथों का बार बार पुनरावृत्ति करेंगे, क्योंकि कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं, इतने टिपिकल हैं, उनको डिकोड करना, एक रूल के ऊपर दूसरा ओवर रूल लग जाता है। तो जब हम बार बार इनकी पुनरावृत्ति करेंगे तो हम इन श्लोकों का जो अर्थ है वो ठीक से समझ पाएंगे और सही फलित कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।